जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। वह टॉपिक है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। तो इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन देखिए, 90 से 100 है, 56 से 74 है, 75 से 90 है और 35 से 55% है। तो देखिए बी ग्रेड जो मिलता है वो जिसका नंबर 56 से 74% तक होता है उनको बी ग्रेड मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। तो इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 90 से 100% जो अंक लाते हैं उनको A+ में रखा जाता है। छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। चलिए, उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में? ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। ठीक है, चलिए कथन दिया हुआ है, ठीक है, और कारण दिया हुआ है। आप कथन और कारण दोनों को हम लोग पहले पढ़ेंगे। लिखा कि व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटे जाते हैं। फिर कारण है कि यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका आवश्यक है। अब कूट दिया, ये सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है या ए और आर दोनों सही है, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ए सही है परंतु आर गलत है। व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटे जाते हैं, ये सही है। लेकिन यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका आवश्यक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन कौन से? परीक्षा के प्रकार, तो देखिए परीक्षा के प्रकार कौन कौन से ऑप्शन है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, खुली किताब आधारित परीक्षा। तो देखिए परीक्षा का प्रकार है आपका ये तीनों। ठीक है, तीनों यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा ये सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मार्गदर्शन का प्रयोजन क्या है? मार्गदर्शन का प्रयोजन क्या है? तो देखिए मार्गदर्शन का जो प्रयोजन है वो है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग। आगे चलिए, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती है? अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं क्या होती है? प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सरल भाषा का प्रयोग हो या प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर निर्धारित हो, क्या होगा? तो देखिए इसमें जो आंसर होगा कि अच्छे प्रश्नों की जो विशेषताएं हैं वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए चारों इसका आंसर हो जाएगा। आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु रटने को आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। तो किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? तो देखिए रटने की प्रवृत्ति जो बढ़ावा मिलता है वो हो जाएगा आपका निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, चलिए छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरक प्रकार के प्रश्न कौन से हैं? तो देखिए पूरक प्रकार के प्रश्न है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा।
आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? तो देखिए इसमें हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न। चलिए, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में चार अंतर बताइए, यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? प्रश्नों के कई प्रकार के होते हैं, तो पौधे एवं जानवरों में चार अंतर बताइए, यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? तो ये जो प्रश्न है, ये है वो उदाहरण आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का। चलिए, भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए, एक चित्र के द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, तो यह कौन से प्रश्न का प्रकार है? चित्रात्मक प्रश्न। क्या हो जाएगा? चित्रात्मक प्रश्न। चलिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है या पटना, या किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न। चलिए, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचे प्रश्न एवं उसके प्रकार को दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पे दर्शाया सूची, जांच सूची, इधर मिलान प्रकार के प्रश्न, सत्य सत्य, निबंधात्मक प्रश्न, व्याख्या, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न क्या होगा? तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, यहाँ कूट भी दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 का हो जाएगा 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। 1 मिनट, 1 का 3 नहीं होगा, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा मिलान प्रकार के प्रश्न। और बी का हो जाएगा आपका 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, और सी का हो जाएगा आपका 2, ठीक है, निबंधात्मक प्रश्न। चलिए, सत्य असत्य सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। चलिए अब देखेंगे हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न क्या है? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 विश्वसनीयता के बारे में। देख सकते हैं सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो हो जाएगा स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, निर्धारित कीजिए कि विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों के पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबद्ध है? तो ग्रेड जो है अंकों से अलग है। ये देखिए ये हो जाएगा आपका
विश्लेषणात्मक प्रश्न। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो डैश कर रहा है, क्या कर रहा है? एक शिक्षक सीटेट 6 सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो वह जो है सीखने के लिए आकलन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो देखिए, आधारभूत सहायता का उदाहरण है आपका ऑप्शन 1, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आगे आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आगे मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक क्या है? तो एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। आगे आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए आपका ऑप्शन 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलिए, कथन दिया हुआ है और कूट भी दिया हुआ है। कथन है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो वीडियो कैसे लगी बार कमेंट जरूर कीजिएगा।